हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है और पार्ट टू आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को खत्म कर देंगे। वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिकैप लेते हैं, देन आफ्टर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा चार्ज। चार्ज में हमने बात की थी पॉजिटिव में नेगेटिव की। तो पॉजिटिव मींस प्रोटॉन, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दोनों चार्ज अपोजिट हुए तो क्या करेंगे, रिपेल अट्रैक्ट करेंगे, एंड सेम हुए तो अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने कैसे एक एलिमेंट को नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है वो मैंने बता दिया था आपको। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर कैसे आता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था, तो ये आपने देख लिया था। एंड देन आफ्टर हमने देखा था सो व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो सर सिंपली एक चार्ज के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 19 -19 कूलम। सो इसके साथ अगर कोई नंबर प्रोडक्ट होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का इतना तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो हमेशा याद रखना जो नंबर आप प्रोडक्ट करोगे वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, नेवर बी इन द डेसिमल फॉर्म। कभी भी डेसिमल फॉर्म में आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते। यही चीज थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हमने बात की थी कोलम्स लॉ की। तो कोलम्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकाली जाती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है क्योंकि ये हम बात करते हैं फ्री स्पेस की। और इनटू प्रोडक्ट ऑफ दो चार्ज का प्रोडक्ट करके नीचे डिवाइड रखते हैं उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करके। दिस इज नोन एज कूलम लॉ। तो कूलम लॉ ने आपको क्या सिखाया, हमेशा याद रखना, वो सिखाता है कोई दो चार्ज आपस में कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल करते हैं वो कैसे निकाला जाता है। सर सिंपली दोनों चार्ज, जितना जितना चार्ज है दोनों को प्रोटेक्ट करिए और दोनों कितनी दूरी पे हैं उनकी दूरी को स्क्वायर करके नीचे डिवाइड कर दीजिए। दिस इज नोन एज फोर्स बिटवीन टू चार्ज। तो ये हमें कूलम लॉ ने सिखा दिया। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी। चलिए ये हो गया था। आगे देखिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात करी थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कौन सी चीज कंडक्टर है कौन सी चीज इंसुलेटर है, इससे आके एग्जाम्पल भी बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, स्पेस होती है अराउंड द चार्ज इन बिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज। तो जहां पे इलेक्ट्रो अट्रैक्शन और रिपल्सन की जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होती है, तो वो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जितनी कम उतनी कम हो जाएंगी। नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैंने दो चार्ज रख के बता दिया था कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा और किसकी कम होगी। तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी मेनली डिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, किसी चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। तो कितनी फोर्स है वो तो निकालना सिखा सिखा दिया कूलम्स लॉ ने। उसको डिवाइड करेंगे टेस्टिंग चार्ज, जिस चार्ज को रख के आप टेस्ट कर रहे हो कि इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको नीचे डिवाइड करना, वही होता है आपका किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट क्या है देखो, इसी से फोर्स मतलब न्यूटन, चार्ज मतलब कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखवा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी थी। मान लीजिए हम क्यू से टेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट आया था कि एक कांस्टेंट है दैट इज क्यू क्या है, जिसके ऊपर हम चार्ज टेस्ट कर रहे थे, नीचे क्या आ गया आर का स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज दोनों कट जाते हैं, टेस्टिंग चार्ज कट जाता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये याद रखना, के क्यू वाई आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू क्या है, चार्ज है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और आर क्या है जिसके साथ चेक कर रहे थे उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड जो बनती हैं उसको क्या बोलते हैं। देखिए, किसी पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज, तो कैसे बनेगा। देखो, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे निकलती है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब जो टेस्टिंग चार्ज है
उसके और जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है। वो क्यू मीन्स की चार्ज जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग चार्ज कितना है। अगर हम के की वैल्यू पुट कर दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू ये फिक्स होती है। एक बार गो थ्रू कर लेना, मे बी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो क्या वैल्यू होती है इसकी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, पूरी जो वैल्यू होती है इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो ये आपको थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको गो थ्रू कर लेने, एक बार हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उसके ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस शो, ये क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं या उसके ऊपर जो टेंजेंट बनाते हैं वो हमें क्या शो करता है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, किस डायरेक्शन में बन रही है। यहां से आपको एक पॉइंट याद रखना है, डेट इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अबेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जो कैसे बनते हैं, देखो जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हमेशा आउटसाइड निकलेंगी, अबे फ्रॉम द चार्ज निकलेंगी। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अबे होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज से हमेशा टूवर्ड्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको डायरेक्शन पूछी जाए पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो आपको आंसर क्या करना है, यू हैव टू आंसर कि सर अबे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। कैसी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक नोट में देखो बात लिख दी, यहाँ पे एक चीज नोट में मैंने क्या लिखा कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, एक पॉइंट के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो क्या बताएगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा है। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव चार्ज से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है आउटसाइड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इसको अगर इससे कंपेयर करें तो ज्यादा चार्ज इंटेंसिटी किसमें, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब यही होता है मात्रा, कितनी मात्रा है, तो जितने ज्यादा उतनी ज्यादा मात्रा हो जाएगी। एक होता है नल पॉइंट, एक होता है नल पॉइंट। नल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। तो नल मतलब नील, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तभी तो हम उसको नल पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वो आपको प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट, नोन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट ईच अदर। हमेशा याद रखना अगर एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले वो कभी भी आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, ऐसे क्रॉस एक दूसरे से कभी नहीं होंगी। ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। तो याद रखना कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, उसके अंदर की बात करो मैं, क्योंकि कहाँ एग्जिस्ट करती है उसके सरफेस। ये अगर एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके बाहर बनेगी, इसके अंदर नहीं बनेगी, किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं बनती। क्यों, क्योंकि उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो लाइंस होते हैं या उसका जो टेंजेंट होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स बनाता है। ये कंटिन्यूअस क्या होता है, ऐसे कर्व बनाता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, कर्व्स बनाता है। और ये कंटिन्यू लूप्स भी बनाता है। तो ये याद कर लें दोनों पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व्स एंड लूप्स बनाता है। तो यहाँ से हमने 5 पॉइंट क्या सीखे सर। सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। सेकंड पॉइंट हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के इनसाइड नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसके हमेशा सरफेस पे ही होंगी। और इंसुलेटर पे तो बनती ही नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता, वहां चार्ज ही नहीं बनेगा। यहाँ चार्ज नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो मैंने ऊपर यहाँ पे देखो बताया भी था, ये देखो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उसकी डायरेक्शन शो करता है, उसकी डायरेक्शन शो करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस कर्व्स बनाती है और कंटिन्यूस लूप्स बनाती है। कौन से लूप्स? क्लोज लूप्स। ऐसे क्लोज होते हैं ये, ऐसे क्लोज लूप्स बनते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा क्लोज कंटिन्यूस लूप्स बनाते हैं या ओपन, तो आंसर होगा क्लोज। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक समझ आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला अपने आप आ जाएगा। तो दोनों टॉपिक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो, हमने एक चार्ज लिया Q1, एक चार्ज लिया Q2 और बीच का डिस्टेंस रख दिया R। तो जैसे आपने दोनों के बीच में फोर्स निकाली थी, वैसे ही दोनों के बीच में एनर्जी कितनी है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने स्क्वायर नहीं लिखा है, आर का स्क्वायर नहीं लिखा है, फोर्स में इनका स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो मैंने क्या कहा? आई सेड कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस आर है, तो दो चार्ज के बीच में जो एनर्जी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 मतलब मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। और वही फोर्स कैसे निकाली थी? के क्या है? के फिक्स है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने इसकी वैल्यू भी बता दी हुई है। तो ये यहाँ पे आर का स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको मान लो तीन चार्ज अलग अलग दिए, आपको तीन चार्ज अलग अलग दिए Q1 Q2 Q3, तो सब चार्ज के बीच में आपस में फोर्स लगेगा, तो जो नेट एनर्जी होगी सबके बीच में, जो एक एनर्जी बनेगी, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, आपको सारे चार्ज के बीच का एनर्जी प्लस करना पड़ेगा। जैसे Q1 और Q2 के बीच में करेंगे तो लगा दो फॉर्मूला के, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, नीचे दोनों के बीच का डिफरेंस। दूसरे में लगा दो, इन दोनों के बीच में लगा दो Q2 Q3 में, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का डिस्टेंस। प्लस तीसरे इन तीनों में लगा दो, इस Q1 और Q3 में लगाओ, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट नीचे डिफरेंस, सबको ऐड करो, ये होता है टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे निकाली दो चार्ज के बीच में? जैसे फोर्स निकालते हैं वैसे हमने एनर्जी निकाली। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट can be physically interpreted as the work done by a field in the displacing a unit positive charge from some reference point to the gain point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है? यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला? एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? जैसे हमने वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। उसमें हमने क्या किया था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी? इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया था? फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर देंगे। चलो मैं यहाँ से इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया, प्लस चार्ज बड़े वाला, इसके ऊपर एक टेस्टिंग चार्ज रखा Q, जैसे उसमें रखा था प्लस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? R। यहाँ पे मैंने बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करके, रेट ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू चार्ज। वहां पे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, चार्ज के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब देखिए U क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी मैंने अभी बताया, दोनों चार्ज के बीच का K, दोनों चार्ज के बीच का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का डिफरेंस R, यही होता है। और ये वाला Q यहाँ से आ गया, यहाँ पे मैंने U की वैल्यू पुट कर दी, Q से Q कट गया, तो B कितना आया? K Q/R। तो यहाँ पे क्या लिखा? K Q/R। तो वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। आई होप समझ पाए होंगे। बेसिक सी चीज है, दोनों को कंपेयर करोगे तो समझ आ जाएगा। वहां पे हमने फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई, यहां से हमने एनर्जी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाया। वो कैसे बनाया? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज को, सॉरी, एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है आपकी फोर्स को चार्ज से डिवाइड करना। तो दोनों आप कंपेयर करना, समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया, और इसका फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। इसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो 4 पॉइंट पढ़े ना, कैसे लर्न करने। देखो,
मैं चारों पॉइंट का एक कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लिखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जब फोर्स पढ़ा तो फोर्स से क्या किया था, फोर्स का फॉर्मूला ये था भाई, दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकलती है, के प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली तो हमने फोर्स को क्यू से डिवाइड कर दिया, तो आर का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे एनर्जी हमने निकालना सीखी दो चार्ज के बीच में, और पोटेंशियल वहां से कैसे निकाला, के क्यू बाई आर। ये भी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई और एनर्जी से पोटेंशियल बनाया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। चलिए ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चार्ज रख दिया, यहाँ पे एक बड़ा चार्ज पड़ा हुआ है, इसके और एक ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और एक बी पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज है। तो देखना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है किसी दो चार्ज के बीच का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, देखो पी ए मान लिया मैंने, ए के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना पड़ेगा, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, ये होगा क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यही फॉर्मूला बताया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, पोटेंशियल। तो जहां पे ध्यान से पढ़िएगा, जहां पे मोर पोटेंशियल ए के ऊपर होगा एज कम्पेयर टू बी, क्यू, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है। भाई पोटेंशियल यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल जो निकला था वो ये है, पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो आर का और पोटेंशियल का इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन में अगर आर कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यहाँ पे क्या था, आर यहाँ पे छोटा है, इसके पास है, और ये दूर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, और दूसरे के ऊपर पोटेंशियल ये होगा के क्यू बाई आर टू। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यही से निकलता है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगर ये इसको यहाँ से फोर्स लगाएगा तो ये ए वाला इसके पास चला जाएगा, बी के पास। हमेशा याद रखना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलता है। तो बी ए के पास हाई पोटेंशियल था, बी के पास लो पोटेंशियल था, बीच का डिफरेंस कितना हुआ, मान लो इसका हाई, इसका जो पोटेंशियल था वो 5 था, इसका 10 था, तो डिफरेंस कितना है 10 और 5 का 5, मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये तरीका होता है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला हमने, दो चार्ज के बीच का डिफरेंस निकाले, इसके ऊपर कितना चार्ज, इसके दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो इससे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल और दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बड़े में छोटा निकाल देंगे क्योंकि ज्यादा ए के अंदर है, या फाइनल नीचे कर दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसी को बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल लिया हमने, कुछ नहीं किया हमने, एक बी ए के ऊपर कितना पोटेंशियल था और बी के ऊपर कितना था। तो हमेशा हाई से लो की तरफ चलता है, हाई से लो की तरफ चलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाई से लो की तरफ चलता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये हमेशा हायर से लो की तरफ चलेगा। हमेशा याद रखना, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं वो किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल में करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव करेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव मूव करेंगे लोअर से हायर। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये सीधा सीधा एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, हाई से लो के बीच का जो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कितना फर्क है। देखो डेल वी से मैंने डिनोट किया, तो दो पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज नोन एज वोल्टेज। इसी को तो वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। लेट पॉजिटिव चार्ज एट ए then moves towards B because higher potential to lower potential। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर से लो की तरफ चलेगा। आई होप यहां तक आपको अभी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा एक बार देख लेना, आइडिया ले लेना। बाकी पेपर में यहां से पॉइंट आएगा बस आपका, ठीक है, बाकी पेपर में बस यही पॉइंट पूछेगा आपसे। तो ये मैंने स्टार मार्क भी कर दिया और आपको इंपॉर्टेंट बता भी दिया कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे बढ़िया से इसको 5 स्टार दे दी, क्योंकि यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, यहाँ पे देखिए डायपोल का मतलब क्या होता है। सो डायपोल मीन्स, डाई मीन्स डबल और पोल मीन्स स्ट्रेंथ पॉइंट, किसके ऊपर स्ट्रेंथ है वो पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एक वो पेयर होता है यहाँ जिसके ऊपर इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज होते हैं। मतलब अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव पॉइंट होगा, चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के बीच में जो डायपोल बनता है उसके बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए एक चार्ज है प्लस वाला, एक है माइनस वाला, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 2x, क्योंकि डायपोल है तो डबल रखना है। मान लीजिए हमने ले लिया 2x, इसके बीच का डिफरेंस है। तो इसके अंदर डायपोल कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा इसका। पहली बात, इसकी कंडीशनें याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि इसमें पूछेगा कौन सी इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज दैट टू चार्ज मस्ट बी ऑपोजिट। दो चार्ज अपोजिट होने चाहिए, दो पॉजिटिव होंगे तो भी डायपोल नहीं बनेगा, दो नेगेटिव हुए तो भी इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनेगा। सो पॉइंट इज दैट कि सर टू चार्ज मस्ट बी अपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव देन अदर शुड बी नेगेटिव, इफ फर्स्ट वन इज नेगेटिव देन अदर शुड बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, सेम मैग्नीट्यूड बोथ चार्ज, दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। दैट मीन्स कि पहले के ऊपर अगर क्यू चार्ज है तो दूसरे के ऊपर भी Q3 होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव है या प्लस है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड इसका 3 होना चाहिए। अगर इधर 7 तो इधर भी 7, इस साइड 9 तो इस साइड भी 9। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच में एक छोटी दूरी होनी चाहिए। तो ये तो है सम डिस्टेंस, कुछ भी होगा चलो, छोटी से छोटी होनी चाहिए। अदरवाइज दो पॉइंट तो आपको वैसे बाय हर्ट्स याद होने चाहिए कि दोनों चार्ज मस्ट भी अपोजिट होने चाहिए एंड दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। क्लियर है सबको? और इसी से एक पॉइंट निकलता है डायपोल मोमेंट। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट? The dipole moment is defined as product of magnitude of either charge and distance between them. It is separated by P. It is, sorry, represent by P. It is represent by P. इसको P से डिनोट करते हैं। देखो P की वैल्यू होगी, मैंने क्या बोला, द डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मान लीजिए किसी के ऊपर 4 चार्ज है तो वो 4 ले लीजिए, दूसरी साइड भी 4 ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो ये Q जो है वो क्या है, चार्ज की क्वांटिटी है। Q चार्ज मतलब 1 2 3 4 5 10 कुछ भी होगा, उसको हम Q से बोल रहे हैं। कोई एक ले लीजिए क्योंकि दोनों सेम होंगे मैग्नीट्यूड, तो एक ले लीजिए, उनको प्रोडक्ट करिए उसकी किससे, डिस्टेंस से। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2x। दैट मीन्स कि डायपोल मोमेंट कितना हुआ, चार्ज के जो भी चार्ज एक साइड का ले लो, मैग्नीट्यूड कितना है इनटू उसका डिस्टेंस। तो ये हमेशा याद रखना, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। डायपोल मोमेंट ऑलवेज कैसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, यही पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे Q क्या है सर, चार्ज है। 2x क्या है सर, दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। इसका यूनिट कोई पूछे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, तो सीधा सीधा निकल जाएगा। देखो Q चार्ज है तो चार्ज का आ जाएगा कूलम, और 2x डिस्टेंस है, डिस्टेंस है मीटर, तो कूलम, कूलम मतलब Q चार्ज है ना, तो कूलम आ गया, डिस्टेंस मतलब मीटर, तो कूलम मीटर, मीटर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे यूनिट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का ऐसे यूनिट क्या होता है। तो आई होप डायपोल मोमेंट क्या होता है समझ पाए। एंड जो मैंने पीछे बताया डायपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक, वो भी समझ पाए। इलेक्ट्रिक डायपोल तब बनेगा जब दोनों का चार्ज अपोजिट हो और दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड हो। क्लियर? और डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, Q इनटू Q 2x, दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट। और इसका ऐसा यूनिट भी याद रखना, इसको याद कर लोगे ऐसा यूनिट आप खुद लिख लोगे। क्लियर? सो आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो पहले हम जानेंगे कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज द कैपेसिटर।
कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक चीज है जो क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है, चार्ज को स्टोर करती है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ बॉडी एंड इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी। सी मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ बॉडी, किसी बॉडी को कितना चार्ज गिवन किया जा रहा है, एंड इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल, और उसके पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं कि उसके अंदर कितना चार्ज दिया जा रहा है और वो कितना उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। हम किसी को बेस्ट कैपेसिटर कब बोलेंगे, सो बेस्ट कैपेसिटर वो होगा जिसको सबसे कम वोल्टेज चाहिए और मैक्सिमम चार्ज आ जाए प्लेट के ऊपर। अब प्लेट क्या होती है, देखो ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा, सिंपल बात है मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो आपके चार्ज को स्टोर करके रखता है। अपने प्लेटों के ऊपर दो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर रहता है। वो चार्ज काम आता है किसमें, करंट को बढ़ाने में। जैसे पंखा होता है ना आपका, पंखे के ऊपर जो सेल लगा होता है व्हाइट, डेट इज द कैपेसिटर। उसके अंदर चार्ज स्टोर रहता है, आपस में दोनों तारे टकराएंगे ना, देखना करंट निकलता है, क्योंकि उसके अंदर स्टोर होता है। और जैसे ही लाइट आती है तो पंखा एकदम से ज्यादा फोर्स लेता है, कैसे, कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज उसमें स्टोर होता है और वही आगे क्या करता है, उसके पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो वही होता है कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या होता है, उसमें स्टोर कितना हो रहा है, कितनी वोल्टेज, लेस वोल्टेज लेके कितना चार्ज हो प्लेटों के ऊपर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना हो, कैपेसिटेंस निकालना हो कैसे निकलता है, चार्ज अपॉन वोल्टेज, मतलब कितना चार्ज कितनी वोल्टेज खर्च कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज जितना कम वोल्टेज पे आएगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना, बस इतना ही सफिशिएंट आपके लिए। What is the formula of capacitance? That is known as charge per unit volume, और सॉरी चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो बस यही याद रखना, मैंने यही तो बोला यहाँ पे, से कम क्या चाहिए वोल्टेज, नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सी की वैल्यू होगी, कैपेसिटर उतना ज्यादा होगा। और मैक्सिमम चार्ज प्लेट के ऊपर होना चाहिए, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, यही तो मैंने बोला। तो अगर इसका ऐसा यूनिट पूछे जो कि लास्ट जेकेएसएसबी में पूछा गया था, जो कि लास्ट जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था, डेट इज कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज मतलब कूलम, और कूलम और वोल्ट मतलब वोल्टेज मतलब वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट भी इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है, और इसी को हम बोलते हैं फैरेड के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, लास्ट जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था एक पेपर में ये। तो साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आंसर होगा फैरेड। यहाँ पे देखिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया कैपेसिटर, ये इसकी दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, दिस वन इज द फर्स्ट वन, ये प्लेट्स आ गई इसकी, और एक प्लेट ये आ गई। इसको हमने क्या किया, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वाला यहाँ कनेक्ट कर दिया, और दोनों प्लेट्स के बीच में एक डिस्टेंस होगा। कैसे कैपेसिटर बनाया गया, डिस्टेंस होगा बीच में। अब जब इनको वोल्टेज मिलता है बैटरी से, तो क्या होता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट होता है इनके अंदर, क्यों, क्योंकि इसको वोल्टेज मिला। और जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा और जितना कम वोल्टेज लेने के बाद उतना ही अच्छा कैपेसिटर होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गुड कैपेसिटर इज दैट विच रिक्वायर्ड लेस वोल्टेज एंड स्टोर मैक्सिमम चार्ज। कॉमन सेंस है कि चार्ज जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे निकलता है, कैसे निकलता है वो, C इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम वोल्टेज, यही तो मैं लिख रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। भाई सबको पता है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अबे होती हैं, और नेगेटिव के साथ टूवर्ड्स होती है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस ऐसे भी निकाला जाता है दो प्लेटों के बीच में, जो कैपेसिटेंस निकाला जाता है वो निकाला जाता है एप्सिलॉन ए डिवाइड बाय डी। ए क्या है, एरिया, कितने एरिया पे चार्ज स्टोर हुआ, और डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस। तो इस तरीके से निकल जाता है। यहां से आपको याद रखना है द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे कैपेसिटर निकालने का जो तरीका होता है एक स्फेरिकल चीज का वो होता है, अगर ऐसा नहीं है कि प्लेट सीधी सीधी होगी उस पर ही होगा,
ऐसा भी हो सकता है, एक स्फेरिकल हो उसमें भी निकल सकता है 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो फिक्स है, और साथ में आ जाएगा ए क्या होता है, स्फीयर। स्फीयर, जैसे अर्थ का कैपेसिटर याद रख लो, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होता है, 711 माइक्रोफैरेड। क्या होता है, 711 माइक्रोफैरेड। ये फैरेड इसका यूनिट है, माइक्रो मतलब इसका ये भी एक यूनिट होता है कितनी क्वांटिटी में। तो ये याद कर लेना, ये बेसिक सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होता है, तो 711 माइक्रोफैरेड होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल का भी होता है और प्लेट सीधी जो होती है उनका तो होता ही है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, आई होप समझ पाए होंगे। कोई कैपेसिटर ऐसा एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वही उसका कैपेसिटेंस होता है। हर चीज का कैपेसिटेंस होता है। अब आप कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसे आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। बट ये उसका उल्टा होता है, वहां पे जब सीरीज में कनेक्ट करते थे तो रेजिस्टेंस जो बराबर आता था नेट, वो R1 R2 सब ऐड होते थे। लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आता था वो यहाँ पे सीरीज में होता है। 1 बाई कैपेसिटेंस इक्वल टू कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 अप टू सो ऑन, बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जितने पे पहला चार्ज होगा उतना ही चार्ज दूसरे के ऊपर, उतना ही तीसरे के ऊपर होगा। जैसे चार्ज इक्वल टू Q1 Q2 Q2 सब इक्वल होंगे, जितना चार्ज आप एक हो जाएगा उतना तो सबका सेम होगा। आगे देखिए, बट इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential difference of each capacitor is difference, thus total potential difference equal to B1 plus B2 plus B3। मतलब अगर चार्ज दोनों के ऊपर सेम है सीरीज के अंदर, ये पॉइंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, इन केस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज में अगर कनेक्ट किए जाए तो बताइए इनके ऊपर चार्ज क्या था, आंसर होगा सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंस होता है। और ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, सारा पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, उसके अंदर चार्ज पूछे तो सबके ऊपर चार्ज सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट अगर इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए तो ये टोटल कैपेसिटेंस ये आएगा, सब कैपेसिटेंस को प्लस कर लो। जैसे रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे, उसका जो आता है उसका उल्टा होगा यहाँ सीरीज में, मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा चलता है। वहां पे सीरीज में जो आता था यहाँ पे पैरेलल में आ रहा है कैपेसिटेंस, C1 C2। अब ये चीज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे जो चार्ज होता है इनके ऊपर डिफरेंस होता है। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो इनके ऊपर चार्ज अलग होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पीछे वाले में अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। इसमें चार्ज डिफरेंस और सारा चार्ज होगा प्लस कर लेना, वो पोटेंशियल डिफरेंस सब पे सेम होता है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए छोटा सा पॉइंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब इंसुलेटर ही होता है, इसको एज अ इंसुलेटर समझ सकते हो। तो इंसुलेटर मतलब जो अपने अंदर से करंट नहीं पास होने देने देता, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब जो कैपेसिटेंस को थोड़ा सा रोकेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस of a capacitance filled with the material to the capacitance at the same of some capacitors with vacuum or air is called dielectric constant। अब मटेरियल, हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर आप इसको कैपेसिटेंस के टर्म में निकालोगे तो उसकी वैल्यू आएगी कि C जो है कैपेसिटेंस किसी मीडियम के अंदर कितना है, और वही C आपका एयर या वैक्यूम के अंदर कितना है, ये तो फिक्स होता है वैक्यूम के अंदर। और अगर आप इसको एप्सिलॉन की टर्म में निकालोगे तो वो होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है किसी का भी परमिटिविटी, जो अपने अंदर से मटेरियल कैपेसिटेंस को पास होने दे रहा है, उसका मीडियम में से कितना है परमिटिविटी, कितनी कैपेसिटी है, और एयर में उसकी कितनी है। तो इस तरह ऐसे लिख देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली देख लेना एक बार, आ गया पेपर में तो हो सकता है इस टर्म में आ जाए, तो अदरवाइज नहीं आएगा। ये ऊपर तक जो आपने पढ़ा ये था सब कुछ इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हाईलाइट किए, मैंने स्टार मार्क किया, जो जो आपको पढ़ना है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी इतना टफ नहीं है, आप वैसे भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो, आपको इतनी चीजें तो आनी चाहिए। बाकी गो थ्रू कर लेना, ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, एक बार नोट्स को एक की जगह 4 4 5 5 बार पढ़ना है आपको, नोट्स आपको साथ साथ मिल रहे हैं, नोट्स को भी रिवाइज करिए, बाकी कॉपी बनाया तो ज्यादा अच्छा है। तो आई होप ये चैप्टर आप समझ पाए होंगे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो हम पढ़ेंगे। वो बिल्कुल एज इट इज है, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर आपका बच जाएगा 1 से 2 यूनिट, देन फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।